Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 3rd of February 2022, Thursday. Motivation of the day is whatever you are, be a good one. In today's discussion, we are going to cover these articles, and more or less all these articles of business standard today is related to the interpretation or impact of budget on different sector or different parameter. So let's start with article number 1 that is given on page number 1. Government borrowing plan may prompt reverse repo hike. कल के बजट में हमने डिस्कस किया था कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑन यूनियन बजट में एक ह्यूज बोरोइंग का टारगेट रखा है. अप्रॉक्सीमेटली 11.6 ट्रिलियन का टारगेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर रखा है इन ऑर्डर टू raise the fund from the market. And as per the expert or different economists, this particular announcement of huge borrowing program by government of India may prompt RBI to hike the reverse repo rate. So as per the market participant, this number of borrowing or this target of borrowing is way above the market expectation. So government is going for 11.6 trillion net borrowing for this particular financial year. और इसके according RBI जो है वो government की borrowing को support करने के लिए reverse repo rate को हाई कर सकता है आगे आने वाली नेक्स्ट वीक की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में. And this particular hike may force the bank to go ahead with their policy normalization प्लान. और अगर हम आरबीआई की बात करें तो डेफिनेटली रिसेंट टाइम से आरबीआई ने नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट कर दिया बाय एब्जॉर्बिंग द एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम डिफरेंट जीसैप प्रोग्राम. और कई बार हम डिस्कस भी करते हैं न्यूज़ में कि आरबीआई ने इतने करोड़ का, इतने लैक्स का, इतने ट्रिलियन अमाउंट का जीसैप प्रोग्राम लॉन्च किया जहाँ पर आरबीआई ने इतने अमाउंट के बॉन्ड खरीदे, इतना अमाउंट का मनी सेकेंडरी मार्केट से एब्जॉर्ब कर लिया थ्रू रिवर्स रेपो रेट ऑक्शंस. और गवर्नमेंट के इस अनाउंसमेंट के बाद से जो नेक्स्ट स्टेप होगा आरबीआई का वो गवर्नमेंट को सफिशिएंट फंड अवेलेबल कराना मार्केट में ताकि मार्केट में सफिशिएंट लिक्विडिटी मेंटेन रहे जिससे कि गवर्नमेंट की जो बोरोइंग्स है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो. तो नेक्स्ट स्टेप जो आरबीआई का होगा दैट इज कुड बी इंक्रीजिंग द रेपो रेट. रेपो रेट इंक्रीज करने से क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज करने से क्या होगा. दो तरह के रेट हैं. आई होप दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम दे मस्ट बी नोइंग रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट. बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में हम इसको ऐसे बोलते हैं कि रेपो रेट एट विच बैंक टेक्स द लोन फ्रॉम आरबीआई. और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ऐसा इंटरेस्ट रेट जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा लेता है. तो आरबीआई यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करने जा रहा है. रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करने जा रहा है इसका मतलब, इसका सीधा इम्पैक्ट अगर सरल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो ये होगा कि जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, वो अपना पैसा आरबीआई में पार्क ना करें. दे शुड मेंटेन द सफिशिएंट there should be sufficient liquidity in the market to support the government borrowing program. अगर रिवर्स रेपो रेट की बात करी जाए तो रिवर्स रेपो रेट रिमेन अनचेंज सिंस मई 2020. मई 2020 से जो रिवर्स रेट रेपो रेट है दैट इज 3.3%. तो 3.35% पर ही मेंटेन है बिकॉज ऑफ द पैंडमिक. आरबीआई ने बहुत ज़्यादा चेंजेस पॉलिसी रेट्स में या रिवर्स रेपो रेट में नहीं किए हैं, तो हम डिस्कस करते आए हैं कंटिन्यूसली. सो इन द लास्ट 1 वीक बॉन्ड यील्ड शूट अप ड्रास्टिकली. इवन बजट के अनाउंसमेंट के बाद से तो बहुत ज़्यादा बॉन्ड यील्ड में इम्पैक्ट देखने को मिला. इसके अलावा यूएस फेडरल रिजर्व के कुछ डिसीजन का भी इम्पैक्ट हमें बॉन्ड डील पर देखने को मिला. स्पेशली जो 10 ईयर्स के बॉन्ड हैं जो इंडिया में बेंचमार्क इंडाइसेस रेट की तरह यूज़ किए जाते हैं, उसके जो यील्ड है वो 6.8% से भी ऊपर पहुंच गई. And as per the economists, this particular situation is most likely to narrow the gap between reverse repo and repo rate. तो आप मुझे comment section में लिख करके बताइए कि what is repo rate and what is reverse repo rate. I hope that many of you might be knowing these are the monetary policy instrument by which RBI control or maintain the liquidity in the market in order to support the growth, in order to curb the inflation.
So this is the expert forecast about the reverse repo hike that RBI is going to take into upcoming week. तो चार्टर स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अकॉर्डिंग 25 बीपीएस का 25 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीज कर सकती है। आरबीआई एलआईसी के अकॉर्डिंग 40 बीपीएस, मॉर्गन के अकॉर्डिंग 40 बीपीएस, इंडिया रेटिंग 15, बैंक ऑफ बड़ौदा के अकॉर्डिंग 25, आईडीएफसी के अकॉर्डिंग 20 बीपीएस और आईसीआईसीआई सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग 20 बीपीएस का इंक्रीज देखने को मिल सकता है हमें रिवर्स रेपो रेट के केस में। एंड एट प्रेजेंट इट इज़ 3.35 एंड रेपो रेट एट प्रेजेंट इज़ 4%। तो अभी फ़िलहाल के लिए जितने भी आर्टिकल हैं या जितने भी न्यूज़ हैं वो रिलेटेड बजट की डिकोडिंग से ही हैं। अलग अलग एक्सपर्ट का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। हालांकि बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, अगर हम देखें एक्सपर्ट्स हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर को, पब्लिक एक्सपेंडिचर को, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर को अप्रिशिएट किया है। एज पर आवर फाइनेंस सेक्रेटरी, फिलॉसफी इज़ टू गिव अ बिग पुश टू जॉब्स थ्रू recreative productive growth and creating gainful employment, for which definitely any country need active investment और large investment। और दीपम के सेक्रेटरी का कहना है कि गवर्नमेंट का जो करंट फोकस है वो एलआईसी पर ज़्यादा है। एलआईसी अगर सक्सेसफुली, एलआईसी का आईपीओ अगर सक्सेसफुली आ जाता है तो दैट विल बी द वेरी गुड इंडिकेटर फॉर द वर्ल्ड दैट येस इंडिया इज़ गोइंग ऑन अ रिकवरी पाथ। अपार्ट फ्रॉम इट, few experts are saying प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा अगला फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर आते आते। कई सारे जो सीईओज उनसे पूछा गया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया गया कि जिस तरह से गवर्नमेंट का जो बजट आया, जहां पर गवर्नमेंट ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को प्रमोट किया है, कब तक जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, कब तक वो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के प्लान्स को रिज्यूम करेगा। तो मोस्ट ऑफ द जो सीईओज हैं बड़ी बड़ी कंपनी से, उनका ये कहना है कि प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर मे राइज ओनली बाय द नेक्स्ट फिस्कल एंड, दो द गवर्नमेंट इज ऑल सेट टू स्पेंड अप्रॉक्सीमेटली 7.5 ट्रिलियन एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अभी तक अगर हम देखें तो दिस इज द हाईएस्ट एवर इन बिल्डिंग द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रेश इन्वेस्टमेंट बाई इंडियन फर्म्स। तो अब इसका इम्पैक्ट हमें प्राइवेट सेक्टर पर नेक्स्ट फिस्कल ईयर तक देखने को मिलेगा। इट मीन्स प्राइवेट सेक्टर में जो सर्टेनिटी है या जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है वो नेक्स्ट फिस्कल ईयर तक बिल्ड होगी, और जिसके बाद प्राइवेट सेक्टर के जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लान पोस्टपोन पड़े हैं वो दोबारा से रिज्यूम होंगे। इसके अलावा बहुत और सारी न्यूज़ भी हैं जो बजट के इम्पैक्ट को डिस्कस कर रही हैं। हम आगे डिस्कस करते हैं न्यूज़ को वन बाई वन। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6। PSB is well placed despite no fresh capital from government. So after infusing over 3.6 trillion in public sector banks since financial year 2014, this year government has not earmarked any capital for these banks in the budget। तो इस बार के बजट में पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए कोई भी फ्रेश कैपिटल गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया है। हालांकि अगर 2014 से देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 3.6 ट्रिलियन का कैपिटल इन्फ्यूज़ कर चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू बैंकिंग इंडस्ट्री। और रेटिंग एजेंसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है कि इस बार किसी भी तरह का रिकैपिटलाइजेशन नहीं होगा, ये इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि गवर्नमेंट इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंस अबाउट द कैपिटल पोजीशन ऑफ दीज पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और गवर्नमेंट को ये लगता है कि फ़िलहाल के लिए अभी इस सेक्टर में कैपिटलाइजेशन का जो प्लान है उसको होल्ड ऑन करके अदर प्रायोरिटी सेक्टर पर फोकस किया जा सकता है। एंड द गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉन्फिडेंट दैट दे विल बी एबल टू रेज द फंड टू डिफरेंट मीन्स। तो रेटिंग एजेंसीज का कहना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज सर्टन अबाउट द कैपिटल पोजीशन और द well placed capital adequacy ratio of these bank, and that is why for this budget year government has not gone for any sort of recapitalization of PSBs। और इसके अलावा भी रेटिंग एजेंसीज का कहना है कि अब आगे आने वाले टाइम में फ़िलहाल जल्दी जल्दी कोई बहुत बड़ा रिकैपिटलाइजेशन प्लान भी गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली नहीं है, स्पेशली स्टेट रन बैंक्स में। This is because the incremental requirement of capital by such bank was limited due to the better profitability in financial year 21।
as well as the through capital rising program from different banks in financial year 22 and a rollover of additional tier 1 AT1 bond for call option in financial year 22। तो बहुत सारे बैंक्स ने कैपिटल रेज किया इन दिस फाइनेंशियल ईयर एंड बिकॉज ऑफ गुड प्रॉफिटेबिलिटी इन फाइनेंशियल ईयर 21, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ फंड रेजिंग प्रोग्राम्स इन फाइनेंशियल ईयर 22, बैंक्स आर वेल प्लेस्ड। और अगर आरबीआई के डेटा को देखें तो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी तक 3.49 ट्रिलियन का फंड इन्फ्यूज़ किया है सिंस फाइनेंशियल ईयर 2014 to financial year 2021, and another 15,000 crore provisions for financial year 22 was made। और इतने अमाउंट के बाद से बैंक जो हैं उनके पास सफिशेंट कैपिटल है और उनका जो सफिशेंट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इंडिकेटर है ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में भी क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ने भी नोट किया है द कैपिटल टू रिस्क वेट असेट रेशियो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CRAR बोलते हैं, तो जो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनका CRAR 15.84 से बढ़ करके 16.54 तक आ गया इन द मंथ ऑफ सितंबर 21। तो सितंबर 2020 से लेकर के सितंबर 2021 के पीरियड के बीच में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में, या हम इसको बोल सकते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो एज पर द इकोनॉमिक सर्वे। तो इकोनॉमिक सर्वे ने भी कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट किया है। दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ इंप्रूवमेंट फॉर बोथ टाइप्स ऑफ बैंक्स, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो गवर्नमेंट ये मान के चल रही है कि बैंक्स के पास सफिशिएंट कैपिटल अभी है और इसीलिए बजट में भी प्रोविजनिंग नहीं करी गई है रिकैपिटलाइजेशन की, और रेटिंग एजेंसीज और रिसर्च एजेंसीज के अकॉर्डिंग अभी आगे आने वाले टाइम में फिलहाल गवर्नमेंट किसी भी तरह के रिकैपिटलाइजेशन प्रोग्राम को नहीं लाने वाली है। एंड दिस इज द स्टेटस चेक फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स and their capital adequacy ratio, price to book value and their capital adequacy ratio। हम देख सकते हैं मोस्ट जो बैंक्स हैं उनका capital adequacy ratio 13 to 15 के बीच में, हालांकि जो मैक्सिमम है केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अगर छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम है दे आर actually within the range of 14 to 15, and this is the capital adequacy ratio range that indicates that particular banks have a very good health, they have the sufficient capital in order to meet out their short term liabilities। उनके पास sufficient capital है जैसे कि वो अपने आगे आने वाले टाइम में अपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सकते हैं, अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को भी पूरा कर सकते हैं, जो उनके NPAs है उनके लिए भी सफिशिएंट प्रोविजनिंग हो सकती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप दैट इज रिलेटेड टू डिजिटल करेंसी। सो आर्टिकल नंबर 3 that is given on page number 9 of business standard, India to join a small group of currency countries with digital currency। बजट में कल मैं डिस्कस किया था कि 30% टैक्स का प्रोविजन लाया गया है फॉर डिजिटल असेट्स एंड इंडिया विल लॉन्च अ डिजिटल करेंसी स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23, अनाउंस Finance Minister Nirmala Sitharaman in her budget speech on February 1। तो फरवरी 1 में जो बजट स्पीच, जो बजट सेशन प्रेजेंट किया गया उसमें क्लियरली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बोला दैट इंडिया इज़ गोइंग टू लॉन्च इट्स ओन डिजिटल करेंसी। और ऐसा नहीं कि पहली बार ये सुन रहे हैं, आरबीआई ने भी पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी कि द आरबीआई इज़ गोइंग टू लॉन्च वन डिजिटल करेंसी एंड दैट इज़ द CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और हमने कई बार इस न्यूज़ को भी कवर किया है। सो प्रपोजिंग टू इंट्रोड्यूस डिजिटल रुपी यूजिंग ब्लॉकचेन एंड अदर टेक्नोलॉजी टू बी इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के अकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर लॉन्च ऑफ डिजिटल करेंसी विल गिव बूस्ट टू द डिजिटल इकोनॉमी। और हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस पर्टिकुलर लॉन्च के बाद इंडिया ने एक स्मॉल ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ का क्लब ज्वाइन कर लिया है जिनके पास खुद की डिजिटल करेंसी है। सो डेटा फ्रॉम द अटलांटिक काउंसिल shows that until January 2022 only 9 out of the 91 countries that envisage a plan to launch digital currency had done so। And if you remember we have already discussed this news प्रीवियसली, जहाँ पर हमने डिस्कस भी किया था कि 9 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने एक्चुअल में अपनी करेंसी लॉन्च करी थी और 91 है जिनमें डेवलपमेंट की स्टेज चल रही है, किसी में रिसर्च की स्टेज चल रही, किसी में
जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको फाइनलाइज करने की के फ़ेज़ में है। तो अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग फ़ेज़ में हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने वो स्मॉल क्लब ज्वाइन कर लिया है ऐसे कंट्रीज़ का जिन्होंने खुद की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करी है। इन अक्टूबर लास्ट ईयर नाइजीरिया हैज़ बिकम द 9th कंट्री टू लॉन्च द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कॉल्ड एज ई नायरा। तो अभी रिसेंटली नाइजीरिया ने भी, और नाइजीरिया 9th कंट्री था जिसने ई नायरा लॉन्च किया है। एंड होपफुली इंडिया भी अगर जल्दी ही लॉन्च कर लिया था तो इंडिया विल बी द 10th कंट्री and will join this particular club of countries who is having their own digital currency. इसी तरह यूएई में जो सीबीडीसी लॉन्च हो रही है वो पायलट फेज में है। अभी 2 प्रोडक्ट डेवलप करने का वो अपना चला रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहाँ पर एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एंड मल्टीपल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने की बात कर रहे हैं यूएई में अलॉन्ग विथ चाइना, हांगकांग एंड थाईलैंड। तो फिलहाल यूएई में भी एक पायलट फेज चल रही है, हम कह सकते हैं रिसर्च या डेवलपमेंट फेज चल रही है, जहाँ पर यूएई 2 तरह की डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने की बात कर रहा है, जस्ट लाइक हांगकांग, थाईलैंड एंड चाइना. So this is the status of countries. 9 has already launched their currency. 14 is in pilot stage. डेवलपमेंट की स्टेज पर 16 कंट्रीज़ हैं. रिसर्च चल रहा है 41 में. इनएक्टिव 7. कैंसिल ऐसे कंट्रीज़ जिन्होंने रिसर्च किया, डेवलपमेंट किया और उसके बाद उन्होंने डिजिटल करेंसी के लॉन्च के प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया. ऐसे 2 कंट्रीज़ हैं. एंड दिस इज़ द क्रिप्टो एसेट यूजर्स ऑल अक्रॉस द कंट्री इन टर्म्स ऑफ मिलियन. तो हम देख सकते हैं क्लियरली 2016 से लेकर के ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता चला जा रहा है इंडिया में क्रिप्टो एसेट्स होल्डर का नंबर और क्वांटम. एंड दिस इज़ द डेवलपमेंट ऑफ सीबीडीसी इनटू डिफरेंट कंट्रीज. फिलहाल के लिए 90 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने किसी न किसी लेवल पे सीबीडीसी को लॉन्च करने का कोई इनिशिएटिव लिया है, जिसमें से कई सारे कंट्रीज़ तो कैंसिल कर चुके हैं देयर सीबीडीसी लॉन्च. तो फ़िलहाल के लिए 74 कंट्रीज़ में अभी तक कुछ प्रोसेस चल रही है सीबीडीसी को लॉन्च करने की. एंड दिस इज़ द स्टेटस चेक ऑल अक्रॉस द ग्लोब. इसके अलावा हमारे जो आईटी डिपार्टमेंट है उन्होंने भी बोला है कि नेक्स्ट ईयर से जो इनकम डिक्लेरेशन का फॉर्म आता है, आईटी फॉर्म आता है, उसमें क्रिप्टो इनकम के लिए भी कॉलम अवेलेबल होगा. सो इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर विल हैव अ सेपरेट कॉलम फॉर मेकिंग द डिस्क्लोजर ऑन द गेन्स दैट आर मेड फ्रॉम क्रिप्टो करेंसीज एंड अदर डिजिटल सोर्सेज. अभी फ़िलहाल जो इनकम टैक्स डिक्लेरेशन का फॉर्म है उसमें किसी भी तरह का क्रिप्टो करेंसी का कॉलम नहीं होता, और इस ईयर के बजट के अनाउंसमेंट के बाद से इट बिकम्स मैंडेटरी. अपार्ट फ्रॉम इट आवर प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑल्सो वेरी enthusiastic about the central bank digital currency. So Prime Minister Narendra Modi said that digital rupee proposed in union budget could be exchange for cash and will open the new opportunity especially for fintech sector. तो ये जो इंडिया लॉन्च करने जा रहा है डिजिटल करेंसी, इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जस्ट लाइक बिटकॉइंस एंड अदर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज जो इंडिया लॉन्च करेगा. डेफिनेटली दैट विल बी आरबीआई रेगुलेटेड, आरबीआई बैक्ड क्रिप्टो करेंसी, एंड इट कुड बी यूज्ड इन एक्सचेंज विद और एक्सचेंज फॉर कैश. Or according to the government, this form of digital currency will actually make the digital or online payments more secure and risk free, and definitely it will boost the digital economy as well. इस करंट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो इनका हमेशा से फोकस रहा है डिजिटल करेंसी या डिजिटल इकोनॉमी को लेकर के. ऐसा एम्फोसाइज तो एटलीस्ट किया ही जाता है, जहाँ पर डीमोनेटाइजेशन को भी इसी तरह से एम्फोसाइज किया गया था कि दिस वाज वन ऑफ द रीज़न टू पुश द डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इन इंडियन इकोनॉमी. तो जो रिसेंटली जो सीबीडीसी के लॉन्च की बात हुई है उसको लेकर के करंट गवर्नमेंट इज़ वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक. लेट अस सी हाउ दिस पर्टिकुलर सीबीडीसी लॉन्च विल टेक प्लेस एंड हाउ इंडिया विल एक्चुअली बेनिफिटेड फ्रॉम दिस डिजिटल करेंसी नेटवर्क. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स. गवर्नमेंट रैप्स गूगल
Twitter, Facebook over fake news. So Indian officials have had the heated discussion with Google, Twitter and other social media platforms for not working proactively in order to remove the what they called as a fake news. मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जो ऑफिशियल्स हैं उनके अकॉर्डिंग कंपनीज आर एक्चुअली नॉट टेकिंग द एडिक्वेट मेजर फॉर फॉलोइंग द न्यू आईटी रूल एंड कंपनीज आर नॉट प्रोएक्टिवली वर्किंग अगेंस्ट दीज पर्टिकुलर फेक न्यूज़। और इसी की वजह से जो इन्फोर्समेंट बॉडीज़ हैं, इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं इंडिया में, दे आर एक्चुअली अंडर प्रेशर टू फोर्स द इन these companies to order content takedown, which in turn drew international criticism। तो जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग उनके ऑफिशियल्स का ये कहना है कि कंपनीज जो हैं वो प्रोएक्टिवली वर्क नहीं कर रही, दे आर नॉट ट्राइंग टू रिमूव द फेक न्यूज़ और अनऑथराइज न्यूज़ फ्रॉम देयर प्लेटफॉर्म्स, जिसकी वजह से जो ऑफिशियल्स हैं, जो इन्फोर्समेंट बॉडीज़ हैं, दे आर अंडर प्रेशर कि वो डायरेक्टली डिक्टेट करें कि जो पर्टिकुलर कंटेंट है उसको उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। और जिसकी वजह से इंडिया जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है उस पर क्रिटिसाइज़ हो रहा है कि कहा जा रहा है कि इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्ब किया जा रहा है। गवर्नमेंट एजेंसीज डिक्टेट कर रही हैं गूगल को, ट्विटर को, फेसबुक को कि कौन सा कंटेंट रखना है, कौन सा कंटेंट नहीं रखना। ऑफिशियल्स का ये कहना है कि अगर कंपनीज जो हैं वो प्रोएक्टिवली काम करें इस पर्टिकुलर इशू पर और वो जो फेक न्यूज़ है, जो अनऑथराइज न्यूज़ है, उनको अगर प्रोएक्टिवली रिमूव कर दें तो डेफिनेटली एजेंसीज़ को कोई डिक्टेटिव मोड अडॉप्ट नहीं करना पड़ेगा, वो कंप्लाइंसेस को ईज़िली मॉनिटर कर सकती हैं। बट चूंकि जो गूगल, ट्विटर, फेसबुक जैसी कंपनीज हैं ये किसी भी तरह के एक्शंस नहीं ले रही। रिसेंट टाइम में ऐसा देखा गया, दे आर बीइंग इनएक्टिव फॉर द कंटेंट दैट हैज़ बीन अपलोडेड ऑन देयर प्लेटफॉर्म, वेदर इट इज़ अ फेक और वेदर इट इज़ अनऑथराइज, जिसकी वजह से जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको डिसीजन लेना पड़ रहा है, उनको अपने डिसीजन इम्पोज करने पड़ रहे हैं और उसकी वजह से वो इंटरनेशनल फोरम में इंडिया की इमेज जो है वो ख़राब हो रही है एज पर द Ministry of Information and Broadcasting officials. And this particular conversation between the enforcement agencies and the social media companies are actually becoming heated and tense, and that is signaling a new low in the ties between American tech companies and Indian government. Already कई बार American companies और Indian government के बीच में इक्वलाइजेशन लेवी को लेकर के और अदर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को लेकर के बहुत बार इश्यूज जनरेट हो चुके हैं और ये एक जो नया इशू फिर से पॉपअप हो रहा है जहाँ पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स हैं दे आर नॉट बीइंग प्रोएक्टिव, जिसकी वजह से एजेंसीज को इंटरफेयर करना पड़ा और उस इंटरफेरेंस को इस तरह से पोर्ट्रेट किया जा रहा है ग्लोबल फोरम में कि दिस इज कर्ब ऑन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो इंडिया में फ्री एक्सप्रेशन को कर्ब किया जा रहा है, इंडिया में आर्टिकल 19 प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, इस तरह के कई सारे प्रोपोगंडा रेस करना। बट कंपनी जो अथॉरिटीज़ है उनका ये कहना है कि आप ऑलरेडी अगर प्रोएक्टिव होंगे तो हमें किसी भी तरह के डिक्टेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल दिस पर्टिकुलर इशू इज़ क्रिएटिंग अ टेंशन एंड हीट बिटवीन द American companies and Indian government. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। लो allocation in financial year 23, center has unutilized fund for financial year 22। कल के बजट डिस्कशन में हमने डिस्कस किया था कि जो वैक्सीनेशन के लिए जो एलोकेशन गवर्नमेंट ने किया है बजट में वो पिछले साल के एलोकेशन से के बराबर ही है, उससे बहुत ज़्यादा या बहुत इंक्रीज देखने को नहीं मिला। स्पेशली अगर शॉर्ट टर्म में मैं आपको बताऊं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो जो वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए जो एलोकेशन है वो बजट में कम किया गया है, एलोकेशन को स्लैश कर दिया गया है और इसके लिए गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है अभी के लिए इंडियन इकोनॉमी की रिकवरी के लिए, उस पे एलोकेशन को रिड्यूस किया है, उस पर्टिकुलर सेक्टर में एलोकेशन को कम किया है। बट गवर्नमेंट का ये कहना है कि गवर्नमेंट के पास जो पिछले साल का एलोकेशन है वैक्सीन के लिए, जो एलोकेशन पिछले साल फंड में किया गया था, बजट में किया गया था, वो एलोकेशन भी अभी अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अनयूटिलाइज फंड दैट हैज़ बीन एलोकेटेड इन
financial year 22 budget, and that is why for this financial year budget government has actually given the low allocation to vaccination. So with COVID-19 vaccination for children and the third dose for elderly and frontline worker lined up during the year, the center has about 25,000 crore at its disposal for this purpose. तो कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को, बट यस गवर्नमेंट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। गवर्नमेंट का कहना है कि पिछले साल का जो एलोकेशन है वो अभी तक अनयूटिलाइज्ड एंड देयर इज नो नीड टू एलोकेट फर्दर। इंस्टेड ऑफ एलोकेटिंग huge amount of fund into vaccination drive, let us use that fund for some priority sector from which economy can be benefited more. So this is the current situation for vaccination in India, and this is the allocation for financial year 23 and 22। पिछले साल कितना एलोकेशन हुआ था और कितना रिवाइज्ड एलोकेशन, और इस बार कितना एलोकेशन किया गया है वैक्सीनेशन के लिए। क्यों? क्योंकि इस बार चिल्ड्रन की भी वैक्सीनेशन होनी है और बूस्टर डोज भी लगनी है। तो गवर्नमेंट का कहना है कि वी हैव सफिशिएंट फंड अवेलेबिलिटी फ्रॉम लास्ट ईयर, सो देयर वाज नो नीड टू एलोकेट एडिशनल फंड फॉर दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर बजट। अब देख लेते हैं नेक्स्टली, ग्रीन बॉन्ड पुश में ब्रिंग इन इन्वेस्टर्स। सो गवर्नमेंट ग्रीन बॉन्ड इशुएंस इज लाइकली टू अट्रैक्ट अ entirely new set of investor to India's debt market, even as the budget was silent on India's inclusion in global bond indices। कल अगर आपने ध्यान से सुना होगा डिस्कशन, तो हमने डिस्कस किया था कि जिस तरह का एंटिसिपेशन किया जा रहा था, बॉन्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स वर एक्चुअली थिंकिंग कि इस बार बजट में गवर्नमेंट कुछ प्रोविजंस ऐसे लाएगी जिसकी वजह से जो इंडिया के जो बॉन्ड्स हैं उनकी ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस में लिस्टिंग हो सकेगी। तो बेसिकली टैक्स इंसेंटिव्स या रिफॉर्म्स के लिए एंटिसिपेट कर रहे थे, पर बजट में इस तरह का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा पर्टिकुलर अनाउंसमेंट नहीं किया दैट विल मेक इट ईज फॉर इंडियन बॉन्ड्स टू गेट लिस्टेड ऑन ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस। In spite of that, the government announcement for fresh funding may boost the entirely new set of investors for buying the green bond in India. So green bonds are basically regular bonds, बहुत ज़्यादा कोई difference नहीं होता, but इनका purpose ये होता है their proceedings are used for financing the environment sustainable project, इसीलिए इनको green bond बोलते हैं। होते रेगुलर बॉन्ड ही हैं, पर जो इनसे पैसा, जो इनसे रेवेन्यू जनरेट होता है, जो इनसे गवर्नमेंट या कंपनी जो पैसा जनरेट करती हैं, वो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है जो कि ग्रीन हो, इन्वायरमेंट सस्टेनेबल हो, एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज ग्रीन बॉन्ड्स। हालांकि बजट में बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है कि ग्रीन बॉन्ड कैसे लाए जाएंगे, क्या डिटेल होगी, कितने ग्रीन बॉन्ड इशू करेगी गवर्नमेंट। लेकिन जो 14.95 ट्रिलियन का बोरोइंग, ग्रॉस बोरोइंग का प्लान है गवर्नमेंट का, उसमें ग्रीन बॉन्ड विल बी द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग द फंड्स। तो आरबीआई इशू करेगी इन बॉन्ड्स को ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन क्या प्रोसीजर रहेगा, किस तरह से इनका ऑक्शन होगा, जैसे नॉर्मल जो रेगुलर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उनकी तरह ऑक्शन होगा या इसको इंटायरली डिफरेंट तरीके से ऑक्शन किया जाएगा, इस पर भी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। अगर 2017 से देखें तो गवर्नमेंट जो जिस तरह से ग्रीन बॉन्ड इशू कर रही है, ग्रीन बॉन्ड इंडिया में इशू हो रहे हैं, उसका नंबर बढ़ता जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 17 से 18 में इंक्रीज हुआ, हालांकि 19 में हमें थोड़ा सा कम ग्रीन बॉन्ड इशुएंस देखने को मिला। लेटर ऑन 2021 और 22 इन तीनों ईयर्स में ही एक सफिशिएंट अमाउंट के ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू कैपिटल और फंड रेज किया गया है इन ऑर्डर टू फंड द इंटायरली sustainable or green infrastructure project. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.